अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो है एमएल ऑप्स। एमएल ऑप्स क्या होता है और किस तरीके से एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंस के लिए डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल के साथ आज के लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। ये आप एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, ठीक है? बाय द वे ये एग्ज़ाम्पल मैंने चैटजीपीटी के जनरेटिव एआई के थ्रू बनाई है, लेकिन ऑफ़ कोर्स प्रॉम्प्ट एंड आइडिया मेरा अपना है। सो एमएल ऑप्स क्या है? अगर आप समोसा पकोड़ा सिस्टम को एक दफ़ा देखें, ठीक है? तो एक बंदा है जिसने समोसे और पकोड़े का स्टॉल लगाना है या उसने एक दुकान बनानी है। तो वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो पता करता है लोगों से कि भई कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, आलू चाहिए, रायते के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए या कौन-कौन से हमें इंग्रीडिएंट चाहिए। फिर वो समोसा बनाता है। समोसा बनाने के बाद वो अपने दोस्तों को ट्राई करवाता है कि हाँ भाई चेक करो आपको इसका टेस्ट कैसा लग रहा है और इसमें कौन-सी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है? अब वो क्या करते हैं उसके दोस्त उसको कुछ सजेशन देते हैं। वो क्या करता है उसी समोसे एंड पकोड़े को 2 डिफरेंट तरीकों से सर्व करता है बेस्ड ऑन द सजेशन जो ट्रैक एंड वैलिडेट की बेस पे उनके दोस्तों ने उसे बताई हैं, ठीक है? अब क्रिस्पी समोसा वो फिर उसे पैक करता है और हॉट पकोड़ा जो है उसे पैक करता है। इन दोनों को पैक करने के बाद बाय द वे सच में मुँह में पानी आने लग गया। तो वो क्या करता है डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो जो उसने डेटा कलेक्ट किया था उसकी बेस पे उसने कोई काम किया, फिर उसने कुछ लोगों को खिलाया, उससे इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के बाद उसने उसको पैकेज किया और पैकेज करने के बाद उसने ऊपर उसके लेबल दे दिए। लेबल भी दे दिए और साथ में लिखा भी कि कौन-सी चीज़ क्या है, किस तरीके से यूज़ होने वाली है। एंड देन उसने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय का मतलब है कि उसने एक सर्विस स्टार्ट की जिसके थ्रू वो डिफरेंट घरों के अंदर लोग उसको पकोड़े एंड समोसे को ऑर्डर देते और वो वहाँ पे चीज़ों को लेके आते। फिर उसको मॉनिटर करते, लोगों के रिव्यू की बेस पे दोबारा से वो उस चीज़ को इम्प्रूव करता। कोई कहते हैं कि जी 2 घंटे बाद अपना ऑयल जो है उसे चेंज किया करें ताकि उसमें टेस्ट जो है वो सड़ा-सड़ा ना आए। या टू ऑयली समोसा है या पकोड़ा है या परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत टाइम पे हमारे पास पहुँचा है, तो उनके रिव्यू के बेस पे उसके पास आंसर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन वो रिड्यूस करता है सॉल्ट को और बाकी चीज़ों को। अभी से एक एग्ज़ाम्पल में आपने अंदाज़ा लगाया कि एक बंदा ना सिर्फ़ समोसे लगा के बैठ गया है, बल्कि वो उसे ट्रैक एंड वैलिडेट भी कर रहा है और लोगों के रिव्यू की बेस पे वो दोबारा से उसे अपडेट भी करता जा रहा है, प्लस वो डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है। यानी कि एक ऑनलाइन सिस्टम उसने बनाया जहाँ पे उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं और वो ऑटोमैटिकली वहाँ पे डिलीवरी जो है वो होती जा रही है। इस एक एग्ज़ाम्पल को आपने माइंड में रखना है। अब हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशंस यानी कि एमएल ऑप्स क्या होता है? अब हम देखेंगे कि एमएल ऑप्स होता क्या है और किस तरीके से एमएल ऑप्स हमारी लाइफ के अंदर काम करता है। स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे अगर आप गौर करें एमएल ऑप्स होता है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस यानी कि ऐसे ऑपरेशंस जहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई की जाए या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि डिलीवरिंग एआई मॉडल्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को आप प्रोडक्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं फास्टर सेफर एंड स्मार्टर वे में, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है फास्टर, सेफर एंड स्मार्टर। अब मशीन लर्निंग ऑप्स को पढ़ाने के लिए जिस एग्जाम्पल का मैंने पहले सहारा लिया था, उसी को मद्देनज़र रखेंगे हम और हम आगे चलेंगे। यहाँ पे एमएल ऑप्स होती क्या है? बेसिकली ये डेव ऑप्स और एमएल ऑप्स दोनों इकट्ठी चलती हैं। अब डेव ऑप्स क्या है और एमएल ऑप्स क्या है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। एमएल ऑप्स है मशीन लर्निंग प्लस डेव ऑप्स यानी कि मशीन लर्निंग प्लस डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, ठीक है? इसका मतलब यह है कि मशीन लर्निंग के साथ-साथ अगर आप डेव ऑप्स यानी कि डेवलपमेंट या ऑपरेशंस और मशीन लर्निंग प्लस डेवलपमेंट सीखते हैं, तो इसको हम एमएल ऑप्स बोलते हैं। अब डेवऑप्स जो है वो एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, फिर एक टीम होती है जो उसको डिप्लॉय करती है, डिप्लॉय करने के बाद उसके ऑपरेशंस को डील करती है, उसे अपडेट रखती है, स्केलेबल करती है और बाकी चीज़ों को देखा जाता है। इसी तरीके से एमएल ऑप्स होता है। एमएल ऑप्स और डेवऑप्स ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि एंटरप्राइज स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मशीन लर्निंग ऑपरेशंस या जो डेवलपमेंट ऑपरेशंस हैं, ये हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं यानी कि जब हमारे पास एक ऐप को मल्टीपल यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं और हम उसको ट्रैक भी करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं और बाकी चीज़ों का भी सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम पहले एमएलऑप्स पढ़ेंगे, फिर हम डेवऑप्स की तरफ जाएँगे, ठीक है? एमएलऑप्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें हमारे पास बेसिकली ये क्या करता है कंबाइन करता है डेटा साइंस को एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। ऑफ कोर्स अब डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको नहीं आती तो यहाँ से आगे जाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सिंपली आप एक बेसिक पाइथन का कोर्स लेके डेटा साइंस को सीख के और कुछ ऐप्स बनाने सीख जाएँ तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस दोनों को कंबाइन करने को ही बोला जाता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। दिस ऑटोमेट्स एंड स्ट्रीमलाइन द एमएल लाइफ साइकिल। जो मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल है,
उसको ऑटोमेट करता है और लाइफ साइकिल को स्ट्रीमलाइन करता है। अब लाइफ साइकिल मशीन लर्निंग का क्या है? आपने एक मशीन लर्निंग की ऐप बनाई, ऐप बना के आप उसे खुद से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मशीन लर्निंग की ऐप वो आपने अपने लिए नहीं बनाई, हो सकता है वो आपने कुछ दोस्तों के लिए बनाई हो, तो आप वो शेयर कर देते हैं अमंग योर फ्रेंड सर्कल। फिर उसी को आप थोड़े से आगे लेवल पे लेके जाते हैं, आपने वही ऐप शेयर की है कंपनी के साथ या लोगों की कम्युनिटी के साथ। अब वो मशीन लर्निंग की ऐप जो आपने बनाई वो आपने डिप्लॉय की, लेकिन आपका जो सर्वर है जहाँ पे आपने डिप्लॉय की यानी कि जो ऑनलाइन वर्ज़न है आपकी ऐप का, हो सकता है वो एक स्टेबल वर्ज़न ना हो। आपको बारहा दफ़ा कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़े। तो आप दोबारा से उसे इम्प्रूव करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। सो ये सिलसिला जारी-ओ-सारी रहता है। अब इसी को मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल बोला जाता है। दिस हेल्प्स यानी कि मशीन लर्निंग ऑपरेशन हेल्प्स टेक एमएल मॉडल्स जो आपने अपने घर पे बनाए हैं या अपने सिस्टम में बनाए हैं, अपनी नोटबुक में बनाए हैं, उनको रियल एप्स के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं और उन एप्स को डिप्लॉय करते हैं। सो मशीन लर्निंग ऑपरेशन है फ्रॉम बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड देन आल्सो मॉनिटरिंग एमएल मॉडल्स। तो जैसे मैंने आपको पिछली यहाँ पे बताया था फास्टर, सेफर एंड स्मार्टर बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एमएल मॉडल्स। तो यहाँ तक आपने याद रखना है कि मशीन लर्निंग ऑपरेशंस हमारे पास क्या होती है। अब आगे चलें, मेरे साथ रहना आपने, ठीक है? अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मशीन लर्निंग ऑपरेशंस की और डेवऑप्स की। यहाँ पे देसी बिरयानी का एक मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का वर्क फ्लो मैंने बनाया, ठीक है? सबसे पहले ये जो एक बंदा है ये ऑर्डर कलेक्ट करता है, ठीक है? ऑर्डर में क्या है कि वो कहता है बिरयानी चाहिए विद रायता चाहिए, माइल्ड स्पाइसी चाहिए या एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। वो बंदा ऑर्डर को लिख लेता है। वो जाता है, इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। अब उस डेटा की बेस पे वो मॉडल ट्रेन करता है, यानी कि वो बंदा जो है वो जाके वो सारे मसाले और बाकी चीज़ें जो उसके पास पड़ी होती हैं, उनका मिक्सचर बनाता है एंड ऑफ कोर्स देन वो बिरयानी तैयार करने लग जाता है। और ये मिसाल मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो एक बिरयानी ऑर्डर करने नहीं गए बल्कि उन्होंने एक इवेंट के लिए बिरयानी की देगें पकवानी है, ठीक है? देन कलेक्ट डेटा के बाद वो मॉडल को ट्रेन करता है, अपने शेफ को बताता है या पकवान को बताता है कि भई यहाँ पे इतने मसाले डालने हैं, ये चीज़ें डालनी है और रायता भी चाहिए हमें। उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पे आपकी जो ऐप है उसको देखा जाता है कि किस तरीके से काम चल रहा है। अब यहाँ पे एक तो एक ऑर्डर आया, वहाँ से डेटा आया, फिर आपके पास दूसरा मॉडल ट्रेन हुआ। अब मॉडल ट्रेन करने के बाद आप ट्रैक एंड वैलिडेट भी करते हैं, यानी कि जिन लोगों को आपने बिरयानी खिलाई उनसे पूछते हैं, "हाँ भाई कैसी बनी?" ठीक है? और वो लोग कहते हैं कि अच्छी बनी है, इसमें मसाले तेज़ थे, मसाले कम कर लो, रायता ज़्यादा होना चाहिए, रायते में मिर्चें कम थी, सॉल्ट ज़्यादा था। वो सारा डेटा जो है कलेक्ट करके आप क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं दोबारा से और उसके अंदर जब आप चेंजेस लाते हैं फिर आगे बंदे को पूछते हैं हाँ भी कैसी बनी? वो कहता है वाह मुबशर पुत्र मज़ा आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो जब वो मुबशर पुत्र मज़ा आ गया, स्वाद ही आ गया, वो जब चीज़ें आप पढ़ते हैं उसके बाद आप अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद सारे का सारा वर्क फ्लो आपका एक पैकेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो पैकेज आप फिर डिप्लॉय करते हैं यानी कि ये मेरी रेसिपी फाइनल हो गई है। अब इसी रेसिपी की बेस पे मैं अपनी दुकान पे या अपने जो एक ठेला है उसके ऊपर अपनी बिरयानी बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा रेडी टू गो ज़बरदस्त बिरयानी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे जो डेटा की बेस पे मैंने यूज़र्स को पूछा था, उसकी बेस पे मैंने इसे इम्प्रूव कर लिया। अब इम्प्रूव करने के बाद जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं, आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, लेकिन अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेज़ हैं। तो आप अपने यूज़र से पूछते हैं, अभी क्या इम्प्रूव किया जाए? तो वो बताता है कि भई इसमें रायता और डालो, रायता इनफ नहीं था, इसमें मसाला कम नहीं था, इस बिरयानी के अंदर फलाँ चीज़ इम्प्रूव करो। आप उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर आप उसी बिरयानी का वर्ज़न 2 देते हैं, ज़बरदस्त बिरयानी मज़ेदार भी है। ठीक है? या विद एक्स्ट्रा रायता। तो आप दोबारा से वो पूरी बिरयानी की पैकेज को दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपने वो बिरयानी घर पे बनानी हो तो आप कभी भी घरवालों से नहीं पूछते, "हाँ, अभी रायता ठीक था, नेक्स्ट टाइम क्या चीज़ चेंज करें?" अगर पूछें भी तो यूजुअली लोग भूल जाते हैं। बट ऑन प्रोफेशनल लेवल, ऑन इंडस्ट्री लेवल, यू हैव टू इम्प्रूव योर ऐप ऑन डेली बेसिस। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई बात की? क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। अब एमएल ऑप्स की ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी अगेन उसी को मैं देखता हूँ आप डेटा कलेक्ट करके कोई चीज़ बनाते हैं, ट्रैक एंड वैलिडेट करते हैं यूज़र्स के टेस्टिंग फेज़ के अंदर, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद अब दोबारा से रियल टाइम यूज़र्स का डेटा लेके उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। ये होता है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। अब आगे चलते हैं। उबर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मशीन लर्निंग ऑपरेशन कैसे काम करता है उबर की एग्जांपल के अंदर। सबसे पहले उबर क्या करती है वो जीपीएस और ट्रैफिक डेटा, ट्रिप्स और रेटिंग का डेटा जो है उसको कलेक्ट करती है। क्लिक करने के बाद उबर ने एक मॉडल ट्रेन किया ईटीए, प्राइस सर्च, फ्रॉड डिटेक्शन और बाकी चीज़ें उसके अंदर उसने ऐड की। फिर उसने सीआई एंड स्लैश सीडी की बेस पे ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई। सीआई और सीडी जो है वो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट का एक मेथड होता है। यानी कि उबर ने एक मॉडल बनाया, मॉडल को इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं और उसको डिप्लॉय भी करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर ऐप की कोई ना कोई
अपडेट आती जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। फिर उस मॉडल को सर्व करते हैं एपीआईज की बेस पे या डॉकर या क्यूबरनेटिस के थ्रू। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली आप घर में तो यूज कर लेते हैं अपने नोटबुक पे वैसे ही टेस्ट करने के लिए, लेकिन इंडस्ट्री स्केल के ऊपर आपको उसे डिप्लॉय करना पड़ता है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स। वो सर्वर्स क्या होते हैं और बाकी चीजें क्या होती है इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जब वो डिप्लॉय होती है फिर यूजर उसे यूज करता है, ठीक है, और वो उसकी ट्रिप का डेटा जो है वो उस अपने पिछले डेटा सेट के अंदर इंटीग्रेट होता जाता है और वो ऐप इंप्रूव होती जाती है। फिर रियल टाइम अलर्ट्स फॉर मॉडल ड्रिफ्ट, और आप जितना भी आपका फेलियर्स होती हैं मॉडल्स की आप उसको यहाँ पे इंप्रूव करते जाते हैं मॉनिटर करने के बाद, और फिर ऑटोमेटेड पाइपलाइन जो है ये ऑटोमेटिक सारा काम करती है। यानी कि उबर ने जो पहला मॉडल जो है डिप्लॉय किया, आप यहाँ पे अपनी राइड सेलेक्ट करते हैं, उस राइड के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके पास राइडर आ जाता है और आप उसके साथ बैठ के चले जाते हैं, या बाइकिया हो गया या उबर हो गया या क्रीम, कोई भी आप सर्विसेज ले लें। अब उन्होंने एक मॉडल बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे रुक के, वो आपका जो डेटा है उसको दोबारा से यूज करते जाएंगे, हर दफा उसको यूज करके उस ऑटोमेटेड पाइपलाइन के थ्रू अपना मॉडल जो है वो इंप्रूव करते जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इसे बोला जाता है, CI/CD। वो दोबारा जब मॉडल उसको ट्रेन करता जाएगा, वो एक एक कट ऑफ रख देंगे कि यार हर महीने मेरी उबर की ऐप जो है वो अपडेट होगी, या हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद। तो आपके पास जो उबर की ऐप है वो बेसिक फंक्शंस वही रहते हैं, लेकिन मॉडल इंप्रूव होता जाता है। इसी तरीके से गूगल सर्च इंजन काम करता है, इसी तरीके से मशीन लर्निंग बेस्ड जितनी ऐप्स हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की वो सारी काम करती हैं। स्पेशली जो आजकल चैट जीपीटी आपने देखा होगा 2020 के अंदर जो लॉन्च हुआ, उसके बाद फिर आगे से आगे अपडेट होता जा रहा है। अभी जीपीटी 3.5 से आगे आ चुका है काम, जो जीपीटी 4.1 हमारे पास चल रहा है, इसके बाद O3 वर्जन भी है। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता रहता है। अब हम आगे चलते हैं, हमें मशीन लर्निंग ऑपरेशंस क्यों सीखनी चाहिए एज ए मशीन लर्निंग मॉडलर, और हमें ये मैटर क्यों करती है। मशीन लर्निंग विदाउट एमएल ऑप्स क्या करती है? अगर आप एमएल ऑप्स को नहीं सीखते तो वर्किंग मॉडल जो है वो आपका स्टक कर जाता है जुपिटर नोटबुक के अंदर ही। यानी कि जो आपने बनाया वो आपकी ही कंप्यूटर के अंदर रह गया और वहीं से गायब हो गया, मैं किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, वो एक पंजाबी की कहावत है कि सुत्ते पे मुंडे दा मुंह चुम्या, ना मुंडा राजी ना मुंडे दी मां राजी। मिसाल के तौर पे जब कोई किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसको जाके जब आप लाड करते हैं, अगर वो सोया हुआ है ना उसकी मम्मा पास है, तो उसको लाड करने का, लोगों को दिखाने का फिर कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम आप कर रहे हैं कोशिश करें वो पब्लिकली अवेलेबल हो, फिर आपके पोर्टफोलियो में वो चीज आएगी। ठीक है, वो एक और बात है ना कि जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा किसी ने ना देखा, ये वही बात है कि आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, किसी ने देखा किसी ने ना देखा, जिसको आपने बता दिया उसको पता है वरना नहीं पता। तो एमएल ऑप्स के बगैर आपकी जिंदगी कुछ इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं एमएल ऑप्स की, जो की चैलेंजेस है मशीन लर्निंग के अंदर वो एमएल ऑप्स किस तरीके से सॉल्व करता है। सबसे पहले तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि जो मॉडल आपने बनाया जब आप इसे ऑपरेशंस के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो मॉडल आप खुद ही नहीं बल्कि आपकी टीम के मेंबर, आपकी कंपनी के मेंबर, आपकी इंडस्ट्री के मेंबर्स, इवन दो यूजर्स भी अगर आप इसे ओपन सोर्स कर देते हैं, सारे वो उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से बना भी सकते हैं, दोबारा से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। आपने मॉडल जो है बना दिया, उसे डिप्लॉय कर दिया। अब आपने ऑटोमेशन ऐसी करनी है कि आपका मॉडल जो आपने डिप्लॉय किया है वो डेटा कलेक्ट भी करे और वापस आके दोबारा से मॉडल ट्रेन हो, इंप्रूव हो, दोबारा से आप डिप्लॉय कर सकें। इसको बोलते हैं, जो आज मैंने मॉडल ट्रेन किया वो पहला वर्जन है, मैं दोबारा से जब इसे ट्रेन करके डिप्लॉय करूंगा वो दूसरा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, चीजें चलती जाएंगी। इसीलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें सीखना जरूरी है, यानी कि हमें पता हो जो एक मॉडल एक दफा बन गया उसमें क्या था, अब जो दूसरा बनाना है वो डिफरेंट वर्जन हो, उसी के आगे हमने एडिटिंग नहीं कर देनी। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस वजह से सीखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस। आपने एक मॉडल जब आप डिप्लॉय कर दिया ना, तो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के अंदर सिर्फ डिप्लॉयमेंट सब कुछ नहीं होता, आप उसे मॉनिटर करते हैं और फिर उसकी गवर्नेंस करते हैं, यानी कि उसे गवर्न करते हैं, कुछ चीजें पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि आपका मॉडल ऑटोमेटेड तरीके से अपडेट होता जाए और लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हों। यही काम जो है आपकी बहुत ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस में हो रहा है, और यही काम बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग की डिप्लॉयमेंट के तौर पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है इन डिफरेंट किस्म की जो आपकी एप्लीकेशंस है, जो आपके मोबाइल के अंदर, आपके पीसी के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर जो हैं, उनमें ये यूज़ हो रहा है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हैं। फिर आगे कोलैबोरेशन है, एंड ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग ऑपरेशन एक बंदे का काम नहीं होता है, आप एक पूरी टीम के साथ काम करते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और आप डिफरेंट किस्म के इश्यूज पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं या सेपरेट काम कर रहे होते हैं। अब मशीन लर्निंग ऑपरेशन जो है वो ट्रेडिशनल वर्क फ्लो उसका क्या है और किस तरीके से वर्क फ्लो चलता है। यहाँ पे एक मैं टी का सिप लेता हूँ, मीनवाइल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एक डायग्राम को
और इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें और इसका स्केच बनाने की कोशिश करें। बाय द वे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मशीन लर्निंग ऑपरेशन सीखना और सिखाना आसान काम नहीं है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट रियली ईज़ी फॉर यू गाइस। ओके जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल एमएल वर्कफ्लो विदाउट एमएल ऑप्स कैसे चलते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल एमएल वर्कफ्लो के अंदर जब एमएल ऑप्स आप यूज़ नहीं करते ना, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके पास डेटा आ जाता है, पहला स्टेप डेटा से ही स्टार्ट होता है, इसी वजह से डेटा साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई। डेटा आपके पास आ गया, आपने दूसरे स्टेप पे मॉडल को ट्रेन किया डेटा के ऊपर, आपने मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया, मॉडल को सेव किया और अगर सेव मोड आपका ऑन है तब भी आप सेव करते हैं वरना सिर्फ कोड ही सेव करता है यूजुअली एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आपने मॉडल को सेव कर लिया, तो आप उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं वरना यहीं पे आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? एंड देन अक्सर औकात ऐसा होता है जब कोड चेंज होता है ना मॉडल का, तो मॉडल ब्रेक कर जाता है, यानी कि मॉडल चलता ही नहीं है। कोई वर्जन चेंज हो गया किसी एक लाइब्रेरी का जो आपने मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ किया था, वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम कॉज़ करेगा आपके मॉडल के अंदर। डेटा ड्रिफ्ट्स हो जाएँगी यानी कि डेटा अगर प्लस माइनस होता है, इधर-उधर होता है, तब भी आपका मसला हो गया। और मॉडल क्रैश कर जाता है इन प्रोडक्शन क्योंकि आपने अपने माइंड में रखा ही नहीं है कि भाई मैंने मॉडल किस लेवल पे लेके जाना है और मैंने कितना स्केल अप करना है यानी कि कितने यूजर्स इसके होंगे और ये अगर ज्यादा यूजर्स आते हैं तो ये खराब तो नहीं होगा काम, मेरी एप्लीकेशन तो नहीं क्रैश कर जाएगी या मैंने कैशिंग और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसीजर्स उन्हें देखा या नहीं देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल वर्क फ्लो में एक आम इंसान डेटा से मॉडल ट्रेन करने तक की अपनी जिम्मेदारी समझता है और कहता है कि जी मेरा सब कुछ यहाँ पे ट्रेन हो गया एंड दैट्स इट फॉर मी। लेकिन आप मॉडल ना तो सेव करते हैं, अगर सेव कर भी लें तो आप यहीं पे घूमते रहते हैं, ठीक है? अब डेटा कलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, एक्यूरेसी, सेव मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे काम हैं जो एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है। बहुत ही एडवांस मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा तो वो उसे क्या करेगा? डिप्लॉय भी कर देगा अपनी लोकल मशीन के अंदर, ठीक है? अब जैसे कोड चेंज होता है, डेटा ड्रिफ्ट करता है या आपके मॉडल डिप्लॉयमेंट में जाता है तो क्रैश हो जाता है। अब बात करते हैं एमएल ऑप्स का वर्कफ्लो हमें कैसे हेल्प आउट करता है यहाँ पे। A full ML pipeline that works like a software. This is very important. आप क्या करते हैं? आप सबसे पहला काम आपका होता है डेटा वर्जनिंग करते हैं आप। यानी कि डेटा के भी वर्जन्स बना के सेव करते हैं ताकि जिस डेटा पे आपने आज मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया है यहाँ पे, वो उसी वर्जन के अंदर सेव रहे। तो पहले तो आपने डेटा की वर्जनिंग करनी है। सेकंड, आप क्या करते हैं? मॉडल को ट्रैक भी करते हैं एमएल ऑप्स के अंदर। यानी कि जो मॉडल आपने बना लिया, ट्रेन कर लिया, उसका वर्जन बनाते हैं कि इस डेटा पे जो मैंने मॉडल फलां दिन ट्रेन किया था, जिसकी एक्यूरेसी इतनी है और मशीन लर्निंग का फलां एल्गोरिथम मैंने यूज़ किया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या रैंडम फॉरेस्ट, उसको मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया और उसको लिख लिया। देन यू डिप्लॉय दैट और कंपाइल दैट मॉडल इनटू अ डॉकर कंटेनर। सो डॉकर कंटेनर क्या है? ये बेसिकली आपका जितना कोड है, आपका जितना डेटा है, आपकी जितनी लाइब्रेरीज़ हैं, वो सब का सब एक कंटेनर के अंदर सेव हो जाता है। यानी कि सब कुछ एक स्पेसिफिक डब्बे के अंदर आप बंद करके अपने पास रख लें, ठीक है? उसको बोलते हैं डॉकर कंटेनर जो आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताने भी वाला हूँ और आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी आप सीखेंगे डॉकर कंटेनर को। फिर आप मॉडल को सर्व करते हैं ऑन डिफरेंट ऑनलाइन सर्वर्स यानी कि होस्टिंग सर्वर्स हैं जैसे गूगल क्लाउड है, जीसीपी जिसे बोला जाता है, अमेज़न वेब सर्विसेज हैं। इसके अलावा आपका होस्टिंगर के सर्विसेज हैं, डाटा ओशन एंड मेनी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको अप्लाई करते हैं मॉडल सर्व करने की एबिलिटीज़। यानी कि एक सिस्टम होता है जो ऑनलाइन कहीं पे पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर अपना पूरा कंटेनर रखते हैं और इसको रन कर देते हैं एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, यू डोंट नीड टू कॉपी एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आप सिर्फ डॉकर कंटेनर बनाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको रन कर देते हैं, दैट्स इट। आपकी ऐप रन कर जाती है, ठीक है? देन आप इसे मॉनिटर करते हैं और फिर आप इसे इंप्रूव करते हैं। दिस इज हाउ मशीन लर्निंग ऑपरेशन वर्कफ्लो वर्क्स, ठीक है? ये सिंपली डेटा से वापस आना जाना नहीं है। दिस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू इंप्रूवमेंट। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप डेटा वर्जनिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट किस्म के टूल्स। डीवीसी एक टूल है और गिटहब भी है, गिट वर्जनिंग सिस्टम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, डॉकर के वर्जन्स भी बना सकते हैं, इमेजेस के भी और बाकी चीज़ों के भी। मॉडल को ट्रैक करते हैं। आप कैसे ट्रैक करते हैं? एमएल वर्क फ्लो या एमएल फ्लो डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज को यूज़ करके आप वर्जनिंग सिस्टम उसका कंट्रोल करते हैं कि मैंने जो पहला मॉडल ट्रेन किया उसके अंदर ये है, मैंने जो नेक्स्ट मॉडल ट्रेन किया उसके अंदर ये है और थर्ड मॉडल के अंदर ये चीज़ मौजूद है।
कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट या डिलीवरी आप साथ-साथ करते जाते हैं एमएल पाइपलाइन की एंड देन मॉडल को सर्व करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज़ और डॉकर कंटेनर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। एंड देन आप मॉनिटर करते हैं यूजिंग प्रोमेथियस या एविडेंटली एआई के थ्रू या देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनके थ्रू आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। ये है मशीन लर्निंग ऑपरेशन। इस तरीके से मशीन लर्निंग ऑपरेशन काम करता है। सादा लोग सिर्फ मॉडल बनाते हैं और अपनी मशीन में रखते हैं। एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम वाले लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। आगे चलते हैं। अब होता क्या है, की कंपोनेंट्स जो है ना मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के, उसके अंदर सबसे पहले है डेटा को मैनेज करना, ठीक है? यानी कि डेटा लेक्स, फीचर स्टोर एंड डिफरेंट किस्म के जो आपके ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्वर्स हैं, वो डेटा मैनेजमेंट की आपको फैसिलिटी देते हैं। मॉडल डेवलपमेंट, एमएल फ्लो, जुपिटर या टेंसर बोर्ड, इसके थ्रू आप मॉडल डेवलपमेंट के वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। देन आप एक्सपेरिमेंट करते हैं विद इन योर मशीन या एडब्ल्यूएस या ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। देन आप कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट करते हैं यूजिंग गिटहब एक्शंस, जेंकिंस या एयरफ्लो के थ्रू, ठीक है? ये टूल्स हैं बेसिकली जो मैं राइट साइड पे आपको दिखा रहा हूँ। एंड देन यू डिप्लॉय योर मॉडल यूजिंग डॉकर, कुबरनेटिस या फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई पे हमने पहले गुफ्तगू कर ली, आज हम डॉकर के ऊपर बात करने वाले हैं। मॉनिटरिंग हम करते हैं प्रोमेथियस, ग्राफाना, एविडेंटली या इस किस्म के डिफरेंट टूल्स के थ्रू। ये मैंने कुछ टूल्स बताए हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, अब आगे चलते हैं। आपके पास जो टूल्स है ना, वो एमएल ऑप्स के अंदर जो यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। डेटा को आपके पास डेटा आ गया, आप डेटा को अपनी मशीन में तो स्टोर करते ही हैं, लेकिन आप इसे एक क्लाउड सिस्टम यानी कि गूगल का कोई कंप्यूटर जो आपने परचेज़ किया है, ऑनलाइन पड़ा हुआ या आपने अमेज़न का यूज़ किया, आप उसके अंदर भी स्टोर कर देते हैं, ठीक है? और उससे फिर डेटा डायरेक्टली ले आते हैं, जैसे डेल्टा लेक है, फिर गूगल का या डिफरेंट किस्म की सर्विसेज़ हैं, एडब्ल्यूएस की भी, अमेज़न की भी। फिर आप मॉडलिंग वर्कफ्लो के लिए सेम वही पाइपलाइंस यूज़ करते हैं जो आपने अपने सिस्टम में की, यानी कि पाइटॉर्च हो गया, साइकिट-लर्न हो गया, एमएल फ्लो हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, इस तरह की लाइब्रेरीज़। ट्रैकिंग करते हैं, फिर आप कंटेनराइज़ेशन करते हैं एंड कंटीन्यूअस डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन करते हैं गिटहब एक्शंस के थ्रू एंड क्लाउड सर्विसेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सिस्टम के थ्रू क्लाउड पे डायरेक्टली चीज़ें भेज सकते हैं। एडब्ल्यूएस सेजमेकर भी है और आपके पास जीसीपी वर्टेक्स एआई, ये 2 टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं। देन प्रोमेथियस एंड ग्रिफाना आपको मॉनिटरिंग के लिए हेल्प आउट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये टूल्स तो बड़े-बड़े कमाल के हैं एंड अगर मुझे ये टूल्स का नहीं पता तो इसका मतलब मैं नहीं सीख सकता मशीन लर्निंग ऑपरेशंस? बिल्कुल सीख सकते हैं एंड नाउ वी आर लर्निंग इन अ वे ताकि आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली सेव रहें और आप इस पे काम भी कर सकें। दिस इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को जो है वो देखें और आपको समझ ज़रा भी ना आए, ठीक है? एंड लेट मी शो यू वन थिंग नाउ कि आप किस तरीके से जो है वो चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी यहाँ पे। तो आपके पास डेटा आया, ठीक है? डेटा आपने अपनी मशीन में भी सेव कर लिया, अपने पीसी के अंदर। इसमें मॉडल ट्रेन किया टेस्टिंग फेज़ के अंदर मशीन लर्निंग का एंड देन आपने इसको टेस्ट किया अपने पास ही, ठीक है? फिर आपने अपने कंपनी मेंबर्स को भेजा, उन्होंने टेस्ट किया, फिर आपने इसको फर्दर इम्प्रूव किया इस डेटा और मशीन लर्निंग मॉडल को। ये जितना भी आपने काम किया, ये काम था लोकल, लोकल मशीन के ऊपर, ठीक है? अब जो प्रोफ़ेशनल काम है, उसके अंदर आप क्या करते हैं? आपके पास डेटा होता है, ठीक है? डेटा आप लेके जाते हैं गूगल या अमेज़न का, एडब्ल्यूएस है अमेज़न वेब सर्विसेज़, जीसीपी है गूगल का क्लाउड सर्वर। ये क्या होता है? ये बेसिकली आपकी मशीन के अंदर जो आप टर्मिनल यूज़ करते हैं ना, जिसके ऊपर आप कोडिंग करते हैं, ये कनेक्ट होता है एक ऐसे कंप्यूटर के साथ जो गूगल के सर्वर्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये क्या करते हैं? आपको एक वर्चुअल पीसी देते हैं। वर्चुअल पीसी क्या होता है? क्लाउड का मतलब है वर्चुअल पीसी, ठीक है? ये वर्चुअल पीसी होता है जिसकी एक रैम होती है, 32 जीबी रैम मैंने ले ली उनसे, 2 टेराबाइट की मैंने हार्ड ले ली एंड देन मैंने उनसे ग्राफिक कार्ड ले लिया, जीपीयू जिसे बोलते हैं, 4 जीबी का, ठीक है? ये मैंने उनसे परचेज़ किया कि मुझे ये दे दो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है? और ये एक्सेस सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इसके क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो होता क्या है, कोडिंग आप अपने पीसी पे कर रहे होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज़ आपके रिमोट कंप्यूटर वाले यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कंप्यूटेशन इसकी यूज़ करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है? अब होता क्या है, ये स्टोरेज भी इसके अंदर आ गई, इसके अंदर रैम भी आ गई, इसके अंदर प्रोसेसर भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो डेटा है, जो यहाँ पे पीसी के अंदर मौजूद है, वो सारे का सारा इस पीसी पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पीसी की अगर रिक्वायरमेंट कम है, तो इसका मतलब है कि ये पीसी मॉडल रन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप दूसरे पीसी पे जाते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 32 जीबी की बजाय मैं यहाँ पे 128 जीबी रैम भी कर सकता हूँ। सो जितना गुड़ डालूँगा उतना मीठा होगा। सो ये यूजुअली $500 पर मंथ भी कॉस्ट कर जाता है, और डिपेंड करता है कि आप कितना हेवीली इसे यूज़ करते हैं इन मशीनों को। सो यूजुअली आपका $200 पर मंथ तक भी रहता है ये खर्चा, ठीक है? सो इट डिपेंड्स कि आप इसको 24 आवर्स यूज़ करते हैं या 24/7 करते हैं या सिर्फ 2-3 दिन करते हैं। तो ये उसकी बेस पे कॉस्ट बनती जाती है, ठीक है? अब ये गूगल या अमेज़न की डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की एज़ोर वाला है, और इसी तरीके से बाकी भी सर्विसेज़ आपके पास आती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर अगर आप जाएँ सिंपली, और जाने के बाद अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लाउड लिखें, एंटर करें, तो एक प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिगिनर्स। आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, इसके ऊपर मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का सारा नॉलेज जो एक बेसिक लेवल के लिए ज़रूरी है, वो मैंने रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे ऐप्स को डिप्लॉय करना भी सिखाया हुआ है, ठीक है? कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमने अब क्या करना है। मैंने जो अपने पीसी के अंदर ऐप बनाई है ना, ये मेरा पीसी था, ठीक है? मैंने इसके अंदर ऐप अपनी बना के रख ली, ठीक है? कोई भी ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ऐप का मतलब सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है? सॉफ्टवेयर भी हो गए। अब ये जो ऐप या सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ऑफ कोर्स इसका एक तो होगा कोड, पहली फाइल इसकी ये है। दूसरा, आपके पास इसी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पैकेजेज़ हैं, यानी कि पाइथन और प्लस इसके पैकेजेज़ जो हैं, वो आपके पास हैं, या लाइब्रेरीज़। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़, आपके पास कोड और इन चीज़ों के अलावा आपकी ऐप का जो इंटरफ़ेस है, उसकी जो डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं, वो होंगी, ठीक है? हो सकता है चौथी चीज़ आपका डेटा भी हो, कि इसके ऊपर ऑटोमैटिकली ट्रेन होता जाए, डेटा के ऊपर मॉडल, और आप उसको रन कर दें। तो आपके पास ये टोटल 4 चीज़ें हैं, ठीक है? जिसकी बेस पे आपके लोकल पीसी में ये सारा काम चल रहा है। समझ आ गई बात की? अब बात ये है, अगर आपने इसी को क्लाउड पे चलाना है ना, तो आपको ये सारा कुछ दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोड यहाँ पे लाना पड़ेगा। आपको पाइथन और बाकी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, एग्ज़ैक्ट वर्जन्स के साथ, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आपको इंटरफ़ेस बनाना पड़ेगा, कोड ला के, एंड डेटा भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? अब बात समझिएगा यहाँ पे, डॉकर कंटेनर या कंटेनराइज़ेशन क्या चीज़ है? वो ये है कि भई आप इन सारी चीज़ों को पकड़ो, पकड़ के एक डब्बे में डाल लो, और वो डब्बे को शिप कर दो, ठीक है? इसको बोलते हैं कंटेनर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेनराइजेशन, ठीक है? और डॉकर इज वन ऑफ द टूल्स जिसके अंदर कंटेनर बनाना आसान है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ये सारा कुछ एक ही जगह पे, मॉडल भी इसके अंदर, सॉरी, कोड प्लस मॉडल भी है, यहां पे भी मॉडल। मैंने ये सब कुछ क्या किया, इस एक कंटेनर के अंदर सेव कर दिया। अब मुझे जब क्लाउड पे मैंने जाना है ना, तो क्लाउड पे मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर कंटेनर लाऊँगा वही, और यहीं से इसको रन कर दूँगा, दैट्स इट। आई डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ऑफ़ कोर्स वहाँ पे भी डॉकर होना चाहिए हमारे पास, सेम वर्ज़न का। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर उठा के आप ऐसे इसे सेव कर दें। अब क्योंकि ये कंटेनर है, इसके साथ मैं वर्ज़न सिस्टम भी लगा सकता हूँ 1.0, यानी कि मेरी पहली ऐप 1.01, फिर दूसरा कंटेनर आएगा 1.02, 1.03, ठीक है? सो ये डॉकर इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे भी डॉकर अगर आप लोकली भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ ये डॉकर कंटेनर कॉपी पेस्ट करके आप अपने दोस्तों को भेज दें, तो वो इस ऐप को एज़ इट इज़ यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? सो डॉकर कंटेनर कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डॉकर कंटेनर क्या है और कंटेनराइज़ेशन क्यों यूज़ की जाती है? ऑफ़ कोर्स आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल तो मैं समझा ही नहीं ना रहा, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एंड अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। अब जो आपने लोकली ऐप यूज़ की है ना, जो ऐप आपने लोकल यूज़ की है, उस ऐप का आपने बनाते वक़्त ये ख़्याल नहीं रखा कि रैम इसको कितनी चाहिए और इसको बाकी चीज़ें कितनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ़ रन किया
और आपको ये मसला नहीं था कि इसको कितने रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि आपने सिर्फ टेस्टिंग की है। लेकिन जब आप एक डॉकर की ऐप को रन करते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि ये रैम कितनी ले रही है और बाकी चीज़ें कितनी इस पे कंज़्यूम हो रही हैं। और उस कंज़म्पशन की बेस पे आप इसको स्केल अप भी कर सकते हैं। स्केल अप करने का मतलब ये है कि अभी तो मैं अकेला यूज़र हूँ, जो इसे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे अकेले यूज़र होने के लिए इसकी 6 जीबी रैम लग रही है और तकरीबन 1% प्रोसेसर लग रहा है, क्वाड कोर का या जो भी आपने मशीन ली है, ठीक है? अब ये 6 जीबी रैम अगर 1% के लिए लग रही है, तो अगर मैं 3% या 3 दफ़ा ऐप को रन करता हूँ, तो ये ऐप तकरीबन 8 जीबी कंज़्यूम कर रही है। और इसी तरीके से अगर मैं 10 बंदों को लेके आता हूँ, तो यही ऐप जो है वो ये 10 जीबी तक लेके आ रही है। एंड ऑफ कोर्स उसकी रीज़न ये है कि बेस रैम जो है वो ज़्यादा होती है, बाकी फिर जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो सेम ऐप को यूज़ कर रहे हैं। अब आपने इसी से एस्टिमेट लगाना है कि मेरी टोटल ट्रैफ़िक कितनी है? मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आएँगे? से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग एट अ टाइम यूज़ करें, तो उसके लिए आपको कम से कम 32 जीबी रैम चाहिए इस एक ऐप के लिए, ठीक है? मशीन लर्निंग बेस्ड ऐप के लिए। अब जैसे चैट जीपीटी आपने देखा होगा, जीपीटी जब नया-नया चैट जीपीटी आया था, तो उन्होंने कहा था कि भई हमारे पास लिमिट खत्म हो गई, हमारे सर्वर के पास लिमिट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट जो लगाया था उससे ज़्यादा यूज़र्स आ गए उनके पास और एट द एंड बैकएंड पे तो मशीन लर्निंग ही चल रही है ना। तो अक्सर औकात जो बड़ी ऐप्स हैं जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल है, इनके पास भाई पीटाबाइट्स के अंदर भी सर्वर्स पड़े हैं, ठीक है? आप कह लें कि थाउज़ेंड्स ऑफ जीबीज़ की इनके पास रैम्स और प्रोसेसर्स और डेटा सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। इसी वजह से जो बड़ी ऐप हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ उन्हें परचेज़ करने पड़ते हैं, जो थाउज़ेंड से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसडी पर मंथ जो है वो कॉस्ट करते हैं, ठीक है? मीन्स टू से कि आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी ऐप कितनी यूज़ होगी, कहाँ पे होगी और कितने लोग उसके ऊपर आएँगे। अब वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट मुझे ज़रूर बताएँ ताकि मैं फिर आगे चल सकूँ। एमएल ऑप्स जो है अब एमएल ऑप्स जो है ये बेसिकली आपको फास्ट डिप्लॉयमेंट की हेल्प करती है। ट्रेसेबल मॉडल्स होते हैं आपके, रिप्रोड्यूसिबल पाइपलाइंस होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन सेम वही चीज़ है जिस तरीके से आपने सब कुछ पैक करके डॉकर कंटेनर के अंदर डाला है। यानी कि अब पाइपलाइन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे दोबारा से बना के ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना। जैसे घर होता है ना हमारा, यहाँ पे छत पे हमारे पास टैंकी होती है, उससे फिर नीचे वाले पोर्शन में इस तरीके से पानी आता है, वहाँ से जाता है नेक्स्ट रूम के अंदर, नेक्स्ट रूम से फिर नीचे जाता है पानी, नीचे फिर आपके सिंक या डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है। तो जितने पाइप हैं, वो टॉप ऊपर जो हमारी टैंकी लगी होती है, उससे पानी को लेते हैं एंड ऑफ कोर्स नीचे से पंप भी होता है हमारे पास, जो पानी ऊपर को भी जाता है, ठीक है? सो ये टू वे फ्लो होता है हमारे पास, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम टू वे फ्लो की मिसाल को मद्देनज़र रखें, तो हमारे पास डेटा, एमएल मॉडल, मॉडल से इंटरफ़ेस यूआई, यूआई से दोबारा से यूज़र्स, एक्सपीरियंस, फिर यूज़र के लिए जो आउटपुट आई वो एंड देन यूज़र का रिव्यू एंड देन यू कलेक्ट दैट डेटा एंड इम्प्रूव दिस मॉडल। तो ये बेसिकली पाइपलाइन है कि यानी यानी कि जब यूज़र आपके पास आता है तो किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है? एंड देन हाउ इट वर्क्स बैकवर्ड। तो इस तरीके से पाइपलाइन होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप रिप्रोड्यूसिबल पाइपलाइंस बनाते हैं जो हर बंदा ही रिप्रोड्यूस कर सके। रियल टाइम मॉडल मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पे एंड क्रॉस टीम कोलैबोरेशन होती है यानी कि डेटा साइंस प्लस डेवऑप्स के लोग मिलके काम करते हैं। अब एमएल ऑप्स का लाइफ साइकिल किस तरीके से चलता है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है, दोबारा से इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरीके से इसका लाइफ साइकिल होता है, एमएल ऑप्स का। इसमें फीडबैक लूप होते हैं जो हेल्प करते हैं मॉडल को गेट स्मार्टर ओवर टाइम। फीडबैक क्या होता है? सेम वही चीज़ कि एमएल मॉडल के अंदर ये रिव्यू वापस आके फीडबैक लूप दे रहा है और मशीन लर्निंग का मॉडल दोबारा से इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? सो एमएल ऑप्स के अंदर आप फीडबैक लूप्स ज़रूर ऐड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? और ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही देखें तो आपके पास एक मॉडल होता है, ठीक है? मॉडल से दोबारा से डेटा कलेक्ट होता है एंड देन यू गो इन दिस थिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे डेटा का मॉडल अपने पीसी के अंदर इम्प्रूव किया
उसको मॉनिटर किया कुछ दोस्तों के साथ मिलके, एंड देन यू पैकेज दैट मॉडल, उसको फिर ट्रेन एंड वैलिडेट किया, कलेक्ट किया एंड देन डिप्लॉय किया, एंड देन यू गो लाइक दिस: collect data, train model, deploy, improve, monitor, package model, train and validate, collect data, deploy, and then you go like this in a screen. और collect data and deploy ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, so you don't need to worry about that. So ये एक लाइफ साइकिल है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का, कि आप सिर्फ मॉडल बनाते नहीं हैं, उसको इंप्रूव भी करते हैं और ऑटोमेटेड पाइपलाइन के साथ साथ मॉनिटर भी करते हैं. सो हमें 3 चीजें यहाँ से समझ आई कि जब आप एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं, ये होता है एमएल इंजीनियर का काम. ठीक है, फिर आप उसका इंटरफेस बनाते हैं, एमएल मॉडल को यूजर इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रंट एंड डेवलपर के साथ मिलके आप काम करते हैं, इसकी एपीआई जनरेट करते हैं. मशीन लर्निंग मॉडल वाला बंदा बैक एंड डेवलपर होता है, फ्रंट एंड कंपनी के अंदर कोई और भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं अगर आप सिंपल सा इंटरफेस बना दें. फिर उस इंटरफेस के बाद आती है आपकी डेव ऑप्स की टीम. वो क्या करती है, इस इंटरफेस के थ्रू यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती है और इसको स्केल अप करने में आपकी हेल्प आउट करती है कि मॉनिटर हमने करना है, पहली बात मॉनिटर, वैलिडेट एंड ऑफ कोर्स ट्रेन, एंड देन कम्स बैक टू यूजर इंटरफेस. तो डेवऑप्स की टीम आपको मॉनिटर भी करती है, आपको वैलिडेट भी करती है, इसको रिव्यू भी करती है एंड देन रीट्रेन द मॉडल. तो ये सारा प्रोसीजर जब चलता है तो आपकी ऐप जो है वो इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे है, एट द एंड आपसे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हर ऐप को इंप्रूव करना जरूरी है. आप खुद सोचें कि अगर गूगल ने अभी तक अपने सर्च इंजन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट ना की होती तो क्या हम उसे यूज करते? चैट जीपीटी का जो आज से 3-4 साल पहले का मॉडल था, क्या आज के दौर में उसे दोबारा आप यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इंप्रूव करना है. वो इंप्रूव नहीं करने गए तो इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे. इसी तरीके से एमएल ऑप्स जो है वो इंप्रूवमेंट पे ज्यादा जो है वो तरजीह देती है. यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिएगा, ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे एक ऐसा यूज केस है जो आपको हेल्प आउट करेगा कि एमएल ऑप्स कैसे काम करती हैं. विदाउट एमएल ऑप्स क्या होता है, वीक्स लग जाते हैं टू डिप्लॉय द ऐप. यानी कि हमें पता ही नहीं होता है कि ऐप के पीछे क्या चल रहा है, फ्रंट एंड पे क्या है, बैक एंड पे क्या है, क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से ऐप आपकी डिप्लॉय होनी है. ओफन ब्रेक कर जाती है और विजिबिलिटी कोई नहीं होती एमएल ऑप्स के बगैर अगर आप कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं. अगर आप एमएल ऑप्स वाला रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि दराज.com हो गया जिसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की रिकमेंडेशन आती हैं, यूट्यूब का सिस्टम हो गया कि आपने एक दफ़ा वीडियो सर्च की और आपको ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड वीडियोस आना स्टार्ट हो जाती हैं. इसी तरीके से नेटफ्लिक्स अगर आप यूज़ करते हैं, आपने एक वीडियो या मूवी देखी, उससे रिलेटेड मूवीज़ आना स्टार्ट होगी. इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर होता है, इंस्टा के ऊपर रील्स ऐसे चलती हैं, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे काम करता है. तो उसको बनाने के लिए आपके पास ऑटोमेटेड जो है वो पाइपलाइंस होनी ज़रूरी है. एमएल ऑप्स जो है इसको ऑटोमेट करता है, वर्जन करता है डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को, एंड रोल बैक करता है अगर नीड हो. फॉर एग्जाम्पल, रोल बैक क्यों ज़रूरी है यहाँ पे? रोल बैक इसलिए ज़रूरी है, आपने एक मॉडल बनाया ML1 कहता हूँ मैं इसे, 1.00, फिर आपका दूसरा मॉडल आ गया M1.01, फिर तीसरा आपने ट्रेन किया, इंप्रूव करने के बाद ये आ गया. लेकिन तीसरे में आपके पास एरर्स आनी स्टार्ट हो गई, खराब होना शुरू हो गया. रोल बैक का मतलब है कि इससे वापस चले जाओ, 1.01 पे चले जाओ, बिकॉज दैट वाज वर्किंग बेटर. ठीक है, सो रोल बैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी एमएल ऑप्स का. मॉनिटर्ड फॉर ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट क्या होता है कि किस तरीके से आपका अचानक से कोई चीज प्लस माइनस कर रही है. ड्रिफ्टिंग अगर आप गौर करें तो अगर मैं यहाँ पे सीधी एक ऐप जा रही है, अचानक से यहाँ पे आके कोई चीज साइड लाइन लग गई है, या मिसाल के तौर पे आपके यूजर्स इस तरीके से फ्लैट लाइन में जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आता है ऐसे ऊपर यूजर जाते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर जाते हैं फिर सीधे. सो आप ड्रिफ्टिंग चेक करते हैं आपकी ऐप किस तरीके से चल रही है. तो ये बेसिकली ऐप की लाइफ लाइन भी होती है, आपको पता चलता है कि ऐप कैसे जा रही है ऊपर कैसे नीचे. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये क्यों जरूरी है. हमारी ऐप जो है या सॉफ्टवेयर है, दिस इज इक्वल टू मनी. ठीक है, रेवेन्यू. अब रेवेन्यू जो है, जितने यूजर्स जितनी ज्यादा देर रिटेन करते हैं उतना रेवेन्यू आपका ज्यादा होता है. ये एक फ्लैट लाइन चल रही है, आपको कॉन्टिन्यूसली 144 के डॉलर पर मंथ फॉर एग्जांपल ऐप के आ रहे हैं, मैं बड़ी ऐप्स की बात कर रहा हूँ. लेकिन अचानक से एक ड्रिफ्ट आती है, यहाँ पे डिप आता है और आपकी ऐप जो है वो कुछ दिनों के लिए सही नहीं चलती, फिर ऊपर आ जाती है. सो आपके यही जो रेवेन्यू है ये बहुत नीचे चला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 90K की तरफ रह जाएगा. एंड इन एन इंडस्ट्री इसमें से आपने खर्चे करने होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे तो आपकी इंडस्ट्री लॉस में जाती है, देन यू गेट लोन्स एंड यू डू समथिंग. इस वजह से
ये जो हल्की सी ड्रिफ्ट होती है, जैसे वो डिप किया वहीं से एमएल ऑप्स वाले इसे पकड़ लेते हैं और इसको इंप्रूव करते हैं ताकि 1-2 दिन में ही ये सेट हो जाए। वरना क्या होता है, मल्टीपल डेज़ अगर ये काम नीचे को डिप करके रहेगा यूज़र का, तो काम खराब होगा। वहीं से इंप्रूव करते हैं और हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए। सो जब ज़्यादा होता है वो उसको स्टडी करते हैं कि क्यों ये ज़्यादा हो रहा है, एंड देन दे पुट बैक दिस थिंग इनटू देयर ट्रेनिंग, जिससे फिर उसका यूज़र केस इंक्रीज़ कर जाता है, उनके यूज़र्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो हम यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ यूज़र्स और यहाँ पे आ रहा है आपका टाइम, ये है नंबर ऑफ यूज़र्स। ये आप देख रहे हैं। तो पहले मेरे पास यूज़र इतने थे, फिर इतने आए, फिर यहाँ पे फ्लैट लाइन है, फिर अचानक से ऊपर हो गए, फिर फ्लैट लाइन, फिर अचानक से ऊपर, यहाँ पे डिप आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड मॉनिटर योर ऐप, और ये एमएल ऑप्स वाले करते हैं। अच्छा जी, विदाउट डेवऑप्स या एमएल ऑप्स एक मशीन लर्निंग ऐप कुछ नहीं कर सकती आपके पीसी के अंदर अंटिल अनलेस यू डिप्लॉय दैट और कोई और यूज़र उसे यूज़ करे, ठीक है? और यही काम डेवऑप्स और एमएल ऑप्स वाले करते हैं, जो आपने मॉडल ट्रेन किया है, उसको डिप्लॉय करते हैं किसी सर्वर पे, और हैवी सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद फिर उससे दूसरी मशीनें या सर्वर्स उसे यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं और उसे आप दोबारा से मॉनिटर करके उसको आगे से आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली डेवऑप्स या एमएल ऑप्स मिडलवेयर के तौर पे काम करते हैं। ना तो ये मशीन लर्निंग बेसिकली इन्होंने खुद मॉडल बनाए होते हैं, यूजुअली कंपनीज़ के अंदर ये सिर्फ स्केल अप देखते हैं, और डेवऑप्स और एमएल ऑप्स वाले लोग स्केल अप और मेंटेनेंस को चेक करते हैं, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स उनमें से वही लोग होते हैं जिनको बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने आता है, तो वो आगे जाते हैं। सो मशीन लर्निंग की अलग से टीम भी हो सकती है, वो सेम टीम भी हो सकती है, डेवलपमेंट की या एमएल ऑप्स की डिफरेंट हो सकती है या सेम भी हो सकती है। अब आपने मुझे बताना है कि इसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, पकोड़ा समोसा की एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, और उबर का एक सिस्टम दिखाया, एंड देन आई आल्सो शो यू दिस देसी बिरयानी एमएल ऑप्स वर्कफ्लो, और इसके थ्रू हमने यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो देख ली। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुछ और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं एमएल ऑप्स की। जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं एमएल ऑप्स की? जी, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है प्लीज़ राइट इट डाउन। रीज़न ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्पल्स होंगे उससे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है आपने ना बनाई हो ऐप, लेकिन कोई और बना ले और वो ऐप जो है फिर अच्छे तरीके से काम करे। एमएल ऑप्स के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल का होना ज़रूरी है। ये सिंपल ऐप नहीं है कि सिंपल ऐप उठाई एंड दैट्स इट। इसमें मशीन लर्निंग मॉडल का होना ज़रूरी है एमएल ऑप्स के अंदर। ऑफ़ कोर्स मैं आपको सिंपल ऐप्स भी दिखाऊँगा, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल का होना ज़रूरी है इसके अंदर, ताकि आप उसको इम्प्रूव करते जाएँ। स्पैम डिटेक्शन हो सकती है, वो चीज़ें जो मशीन लर्निंग के थ्रू हो सकती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जब आप एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं, देन यू कैन यूज़ दैट एज़ एन एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट। ओके जी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये ज़रूर लिखें, और जब तक आप लिख रहे हैं, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लेक्चर देन, और जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ज़रूर आ जाइएगा।